नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपको सारी जानकारी हम देंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार। गरियाबंद में 1 करोड़ रुपए के इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत मुठभेड़ में 23 नक्सली ढेर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री के नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प करेंगे पूरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र का दूसरा भाग। युवाओं पर फोकस। कहा, सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक देंगे मुफ्त शिक्षा। तेज हुई संभल हिंसा की जांच। मामले की पड़ताल के लिए फिर संभल पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। 3 सदस्यीय आयोग ने किया हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। घटना से संबंधित लोगों के बयान भी किए जा रहे हैं दर्ज। आरजीकर अस्पताल मामले में हाईकोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। अभियुक्त संजय राय को फांसी की सजा देने की मांग। निचली अदालत ने संजय राय को दी है उम्र कैद की सजा। और राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप धुआंधार फैसले। डब्ल्यूएचओ से बाहर निकालने के आदेश समेत करीब 80 कार्यकारी आदेशों पर की हस्ताक्षर। 12 महीनों में डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएगा अमेरिका। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर नक्सली ऑपरेशन जारी है। अब पुलिस जवानों ने गरियाबंद जिले के जंगलों में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया है। मुठभेड़ में जवानों ने 23 नक्सली ढेर कर दिए हैं, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मृत नक्सलियों में माओवादियों के सीनियर कैडर शामिल हो सकते हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा एक SLR सहित बड़ी मात्रा में अग्नेस्त्र, गोला बारूद और IED बरामद किए गए हैं। रविवार रात से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कुलारी घाट स्थित भालूडिगी जंगल में 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेरा हुआ है। दरअसल 19 जनवरी की रात से ही ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुलारी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF कर्मियों द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के एनकाउंटर को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। A joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered. गरियाबंद मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। हम PM के संकल्प को पूरा करेंगे। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका पूरा करेंगे और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं।
और इस बीच आपको बता दें, भाजपा ने अपना संकल्प पत्र का दूसरा भाग भी जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र के अगर पहले भाग की हम बात करें तो महिलाओं पर इसमें फोकस किया गया था, जबकि दूसरे भाग में युवाओं को केंद्र में रखा गया है। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर युवाओं को लेकर विशेष कार्य किए जाएंगे। प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते हैं तो झीलें यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस मौके पर भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्तमान दिल्ली की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र की जनहित योजनाएं लागू न करके दिल्ली की जनता के साथ छल किया है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है, लेकिन आपदा ने जल जीवन मिशन दिल्ली में लागू नहीं किया। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं किया, आतिश जी से पूछिए क्यों नहीं किया। यहां नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहां पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहां लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आपदा ने लागू नहीं किया, आतिश जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने शिक्षा मुफ्त कर दी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद हो जाएगी। और इसके साथ साथ लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। खासतौर से ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से जब ये बयान दिया गया था, उसके बाद एक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर आप नेता ऋतुराज द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया है। भाजपा नेता ने ऋतुराज के बयान को सिख समुदाय का अपमान बताया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिख से समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। साडी पग ते जो साडे ते पंजाबियां ते हमला कीता है आम आदमी पार्टी दे एक नैशनल स्पोक्सपर्सन एक MLA ने अरविंद केजरीवाल दे ते भगवंत मान दे कहण दे उत्ते साडे सिखां नूं तुसीं एक बंगलादेशी रोहिंग्या ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही आज करीब 80 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर आने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए। इस कदम का मतलब है कि अमेरिका 12 महीने के भीतर संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाएगा। इसके काम के लिए सभी वित्तीय योगदान बंद कर देगा। उन्होंने बताया कि अपनी आबादी के हिसाब से अमेरिका WHO को बहुत ज़्यादा पैसा देता है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसकी तुलना चीन की आबादी और उसके द्वारा WHO को दी जा रही फंडिंग से करें तो पाएंगे कि इसमें काफ़ी अंतर है, जो कि सरासर गलत है। We paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China, with 1.4 billion people,
We have 350. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally. But let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. और वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश में ट्रंप ने अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को भी खत्म कर दिया। उन्होंने इस आदेश को बहुत महत्वपूर्ण करार दिया और कहा कि कई दशकों से इसे लागू करने की मंशा थी। इस आदेश से अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड और पासपोर्ट जैसे नागरिकता दस्तावेज नहीं जारी किए जाएंगे। Birthright. That's a big one. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous. But, you know, we'll see. We think we have very good grounds. People have wanted to do this for decades. और आइए बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच को लेकर। स्विट्जरलैंड के दावोस में 20 से 24 जनवरी तक आयोजित हो रहे विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने गए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राज्य मंत्री जयंत चौधरी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक साथ इस पवेलियन का उद्घाटन किया। इस बैठक में दुनिया भर के नेता और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित निवेश शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ज्यूरिख में हैं। विश्व आर्थिक मंच की ओर से 20 से 24 जनवरी तक दावोस में चल रहे सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दावोस में निवेशकों को आकर्षित करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी दावोस यात्रा को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र विश्व का स्वागत करता है। भारत के प्रवेश द्वार महाराष्ट्र में दुनिया का स्वागत करने के लिए मैंने स्विट्जरलैंड के दावोस में महाराष्ट्र मंडप का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने दावोस यात्रा से जुड़ी तस्वीर भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की है। आपको बता दें कि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान 3 बार दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में वो भाग ले चुके हैं। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संभल की। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में लोगों के बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक जांच की 3 सदस्यीय टीम जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में निरीक्षण भवन पहुंची, जिसमें पूर्व IPS AK जैन और पूर्व IAS अमित मोहन प्रसाद भी शामिल हैं। जांच आयोग की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जांच आयोग की टीम जामा मस्जिद के अंदर भी पहुंची और निरीक्षण किया। साथ ही शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली से भी जानकारी हासिल की। जो अपनी बात कहना चाहेंगे वो सुने, जिससे हर को लखनऊ ना आना पड़े। उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा है। सर कितना समय दिया गया सर? यहाँ 4-5 घंटे यहीं रहे। उत्तर प्रदेश के शामली में हुए एक मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश STF ने 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया। रविवार की देर रात हुए इस मुठभेड़ को लेकर यूपी पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। प्रशांत कुमार ने बताया कि मारे गए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में और उसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मध्यरात्रि के समय STF यूपी जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है,
मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ में हो रही है। इस बैठक में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने भी भाग लिया। अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए। आज की मीटिंग में समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और अन्य सदस्य मुतावली एसोसिएशन और वक्फ से जुड़े कुछ और लोगों के साथ भी चर्चा हो रही है। इन बैठकों में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के साथ समिति के दूसरे सदस्य असुद्दीन ओवैसी, ब्रिजुलाल, मुहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद हैं। समिति अब सुझावों पर चर्चा करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद के आगामी सत्र में पेश करेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में अभियुक्त संजय राय को निचली अदालत से मिली उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ कलकत्ता में अपील की है। राज्य सरकार ने संजय राय को फांसी की सज़ा देने की मांग की है। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में आरोपी संजय राय को अदालत ने कल आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में भारतीय डाक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको लेकर नई दिल्ली में भारतीय डाक विभाग द्वारा संविधान के 75वें वर्ष इसको मनाया जा रहा है। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 75 वर्षों में डाक विभाग की सेवा और उसके डाक टिकटों को दर्शाया गया। भारतीय डाक द्वारा इस यात्रा में महापुरुषों के समर्पित डाक टिकटों का भी उनको भी दर्शाया गया है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दुर्गाबाई देशमुख सहित अन्य महापुरुषों के साथ ही संविधान में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्टंप्स के माध्यम से यहां प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही कार्यक्रम में आए हुए छात्रों से चर्चा भी की। If you look at the current generation, everybody is rapidly moving with the social media. The historic concept of writing letters, which has much more human touch, has been missing. And postal cards have a lot of value to convey our emotions. So the concept of this one is that is one. And the second issue is, we forget when everything is going well, all the sacrifices that our people have done historically at the time of independence and before. So this is an exercise to remind them, the people who have fought for equality, justice. और आपको बता दें एक बेहतर खबर, दरअसल पर्यटक जो हैं अब जल्द ही राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का सुंदर नज़ारा देख पाएंगे। अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक जनता के लिए खुलेगा। ये उद्यान आम लोगों के लिए सोमवार छोड़कर सप्ताह के बाकी 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच खुलेगा। विजिटर्स की आवाजाही गेट नंबर 35 से होगी और इसके अलावा 6 से 9 मार्च तक अमृत महोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का महोत्सव दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं का प्रदर्शन होगा। राजधानी नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कर्तव्य पथ का आसमान लड़ाकू विमानों की तेज आवाज से गूंज उठा। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास किया। वायुसेना के इन विमानों ने हैरतअंगेज करतब से वहां मौजूद दर्शकों को हैरान कर दिया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो 2025 में 200 कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।
हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो 2025 का ग्रेटर नोएडा का इसका जायजा लिया। भारत मोबिलिटी एक्सपो का ये कंस्ट्रक्शन एक्सपो है जो ग्रेटर नोएडा में लगाया गया है और इसमें आप देखेंगे तो आधारभूत संरचनाओं से जुड़ा हुआ एक से बढ़कर एक जो मशीनें हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। खास करके जो जेसीबी मशीनें हैं उन्हें देखकर आप दंग और हैरान दोनों रह जाएंगे, क्योंकि इस जो एक्सपो है इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अब हिंदुस्तान की निर्भरता दूसरे देशों पर कंस्ट्रक्शन के मामले में बिल्कुल नहीं है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी हम बड़ी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसका अगर जीता जागता नमूना आपको देखना हो तो आप ग्रेटर नोएडा के इस एक्सपो में आ सकते हैं और बखूबी ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के इंजीनियर्स कितनी मुस्तैदी के साथ देश की सेवा में जुटे हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और खबर खेल जगत से। अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के महासचिव रोहित हल्द्वानिया के मुताबिक खो खो का खेल जल्द ही ओलंपिक में शामिल होगा। हल्द्वानिया ने कहा कि इस विश्व कप ने खो खो के खेल को विश्व पटल पर एक नया आयाम दिया है। भारत ने खो खो विश्व कप की शानदार तरीके से मेज़बानी की और न केवल मेज़बानी की बल्कि पुरुष और महिला वर्ग में चैंपियन भी बनकर के देश सामने आया। और इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के महासचिव रोहित हल्द्वानिया हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देश ने मेज़बानी की है, भारत ने इस पूरे खो खो, पहला खो खो क्योंकि वर्ल्ड कप था, तो उसको किस तरह से देखते हैं और क्या और अधिक संभावनाएं आप पाते हैं इसमें आगे आने वाले समय में? पहले चीज़, मैं पूरा इंडिया से थैंक यू कहना चाहता हूँ। जो भी इस गेम से जुड़ा हुआ है, जिसने भी सपोर्ट किया है, वॉलंटियर्स, कोचेस, पेरेंट्स, सब ये एक कोको परिवार है और सब फर्स्ट कोको वर्ल्ड कप के लिए सब ने मेहनत लगाया है और इसलिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस हुआ हमारे एथलीट्स के लिए, हमारे कोचेस के लिए। बहुत खुशी की बात है। क्या आगे आने वाले समय में हम इसमें और भी चेंजेस क्या कुछ देख सकते हैं जो लोगों के हिसाब से जो उनको और ज़्यादा एक्साइटेड करे? हमारा एक ही एम है खो खो को प्रमोट करने के लिए, इस गेम को बढ़ाने के लिए। तो अभी हमने एक फॉर्मेट में ट्रायल किया है जिसमें वज़ीर का रूल भी है, जिसमें ड्रीम रन का भी और स्काई डाइव का भी इंसेंटिव्स रहता है प्लेयर्स, ताकि ये गेम ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। तो हमारा एम है कि ये गेम को बस जहाँ पे ऑडियंस से फीडबैक मिल सकता है और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये गेम को बढ़ा सकते हैं तो हम उस टाइम कंसिडर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बहस भी चल पड़ी है कि अब इस गेम को कहीं ना कहीं एंट्री जो है वो एशियन गेम्स में और फिर कहीं ना कहीं एंट्री जो है ओलंपिक में दिलाने की है। तो उस कड़ी में इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन अपनी तरफ से क्या कुछ जो प्रयास है उसको किस तरह से आगे बढ़ाएगा? इस गेम को हम ओलंपिक में देखना चाहते हैं और अगर आप भी देखना चाहते हो तो आप भी इस गेम से जुड़े रहो, आप इस गेम को प्रमोट करते रहो। ये इंडियन गेम है जो पूरा वर्ल्ड में फैला जा रहा है। बहुत सारे कंट्रीज़ ले रहे, क्योंकि इस गेम में बहुत कम इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए ये गेम को स्प्रेड करने में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। तो हम चाहते हैं कि ये गेम ओलंपिक्स में जाएंगे और आपके मदद के साथ ज़रूर होगा। हम भी ये उम्मीद करेंगे कि ये गेम्स जल्द से जल्द एशियन गेम्स और उसके बाद ओलंपिक में शामिल हो। तो ये हैं रोहित हल्द्वानिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भारत ने इस गेम्स की, इस वर्ल्ड कप की शानदार तरीके से मेज़बानी की है, उसने इस गेम को एक नया रूप भी दिया है, एक नया आयाम भी दिया है और आने वाले समय में ये खेल जो है वो कहीं ना कहीं एशियन गेम्स और ओलंपिक में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार। गरियाबंद में 1 करोड़ रुपए के इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत 23 नक्सली मुठभेड़ में ढेर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री के नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को करेंगे पूरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र का दूसरा भाग। युवाओं पर फोकस। कहा, सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक देंगे मुफ्त शिक्षा। तेज हुई संभल हिंसा की जांच। मामले की पड़ताल के लिए फिर संभल पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। 3 सदस्यीय आयोग ने किया हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। घटना से संबंधित लोगों के बयान भी किए जा रहे हैं दर्ज। आरजीकर अस्पताल मामले में हाईकोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। अभियुक्त संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग। निचली अदालत ने संजय रॉय को दी है उम्र कैद की सजा। और राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के धुआंधार फैसले। डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के आदेशों समेत करीब 80 कार्यकारी आदेशों पर किए हस्ताक्षर। 12 महीने में डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएगा अमेरिका। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन जारी है। अब पुलिस जवानों ने गरियाबंद जिले के जंगलों में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया है। मुठभेड़ में जवानों ने 23 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मृत नक्सलियों में माओवादियों के सीनियर कैडर शामिल हो सकते हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा एक एसएलआर सहित बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और आईईडी बरामद किए गए हैं। रविवार रात से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें, कुल्हाड़ी घाट स्थित भालूडिगी जंगल में 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेरा हुआ है। दरअसल 19 जनवरी की रात से ही ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के एनकाउंटर को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। A joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered. गरियाबंद मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। हम पीएम के संकल्प को पूरा करेंगे। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है
और एक हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान आपको बता दें, भाजपा ने अपना संकल्प पत्र का आज दूसरा भाग जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र के पहले भाग में महिलाओं पर फोकस किया गया था, जबकि दूसरे भाग में युवाओं को केंद्र में रखा गया है। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर युवाओं को लेकर विशेष कार्य किए जाएंगे। प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते हैं तो झीलें यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस मौके पर भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्तमान दिल्ली की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र की जनहित योजनाएं लागू ना करके दिल्ली की जनता के साथ छल किया है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है, लेकिन आपदा ने जल जीवन मिशन दिल्ली में लागू नहीं किया। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं किया, आतिश जी से पूछिए क्यों नहीं किया। यहां नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहां पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहां लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आपदा ने लागू नहीं किया, आतिश जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। तो जाहिर तौर पर तमाम जो बातें हैं वो कहीं, और फिलहाल यहाँ जो तमाम खबरें हैं उनसे आपको हम रूबरू कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ बात उन्होंने की कि किस तरीके से जब बात की जाती है अलग अलग जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमें शिक्षा मुफ्त हमने कर दी है, लेकिन केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद हो जाएगी। दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर आप नेता ऋतुराज द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया है। भाजपा नेता ने ऋतुराज के बयान को सिख समुदाय का अपमान बताया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिख से और सिख समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। साडी पग ते जो साडे ते पंजाबियां ते हमला कीता है आम आदमी पार्टी दे एक नैशनल स्पोक्सपर्सन एक MLA ने अरविंद केजरीवाल दे ते भगवंत मान दे कहण दे उत्ते साडे सिखां नूं तुसीं एक बंगलादेशी रोहिंग्या ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ, TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ
ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार किन मुद्दों पर करेंगे मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल और क्या है पूर्वी दिल्ली के चुनावी मुद्दे, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मतदाता क्या सोचते हैं इस बार बात करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली में, बात करते हैं। सर, किस तरह की इस बार सरकार चाहेंगे, किस तरह का नेता चाहेंगे? हम चाहते हैं जी देश का विकास हो, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें हुई, जो बातें हुई कि फुटपाथ जहां मैं खड़ा हूं ये बिल्कुल क्लियर हो जैसे नई दिल्ली में होते हैं, बस ये विकास हो। हमें लगे नई दिल्ली में जैसे हम पहुंचते हैं शांति पथ पे, तो हमें हमारे इस लक्ष्मी नगर में सारे फुटपाथ क्लियर चाहिए। एक आम आदमी की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम वॉकिंग अपनी एक लाइफ जी सकें। नेता ऐसा होना चाहिए जो दिल्ली में विकास करे। हमारी इंक्रोचमेंट बहुत है, ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं है, पार्किंग की बहुत समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है। सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, इन मेन मुद्दों पे कोई भी नहीं फोकस कर पाता। आते हैं इलेक्शन के टाइम, वोट मांगते हैं और उसके बाद नदारत हो जाते हैं। तो ये मूलभूत जो समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं पांडा नगर में रहता हूँ और मुझे ऐसा नेता चाहिए जो दिल्ली को एकदम लंदन की तरह बना दे। हमारे नेता के अंदर खासियत होना चाहिए इलाके का ध्यान रखे, गलियों सड़कों का ध्यान रखे, बिजली पानी का, और झूठ कम बोले। सबसे ज़्यादा चिढ़ हमें झूठ से, ये दे दूंगा वो दे दूंगा, हमें हरामखोर बना दिया। बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा इतनी समस्या है। फुटपाथ का है, रोड सही नहीं है, और आने जाने में जब यहाँ मेट्रो उतरते रिक्शा वाले और ये पटरी वाले गाड़ियाँ सारी खड़ी रहती हैं। क्षेत्र का विकास करे, सफाई की तरफ ध्यान दे, और इंक्रोचमेंट हो रही है मेट्रो के नीचे उसको साफ करे, और पानी का व्यवस्था सही करे। नेता तो सर वही वहाँ जो काम करे, काम पुरुष हो, इसके लिए जनता को सोचने की जरूरत नहीं है। जो दिख जाता है कि कौन काम पुरुष है। मुद्दे तो यही हैं जो यहाँ पे ये सफाई वगैरह नहीं होती, पिछले 10 सालों से यही है। हमारे तो मुद्दे यही हैं, बाकी जो ट्रैफिक वगैरह पूरा जाम रहता है, सारा कुछ यही है। बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। नेता ऐसा होना चाहिए कि लोगों का दर्द पहले पहचाने। यहाँ का कोई ऐसा नेता नहीं है जो दर्द पहचाने, गायब हो जाते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद दिखते नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। विकास कैसे हो रहा है, कोई अच्छा नहीं हो रहा। आगे होगा अच्छा तो पता लगेगा कि विकास अच्छा होगा। और जैसे कोई काम भी पड़े, कोई फोन करो नेता नंगरियों को, तो कोई तो सुन लेता, कोई सुनता ही नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। कोई दिल्ली में विकास के नाम पर वोट करना चाहता है, तो कोई ऐसा नेता चुनना चाहता है जो उनसे वादा करे तो उनको पूरा करे। अब दिल्ली के मतदाता किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ये तो आने वाली 5 फरवरी ही तय करेगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाल ही में उनके द्वारा दिए गए इंडियन स्टेट से लड़ने वाले बयान को लेकर मुश्किल में पड़ गए हैं। इस मामले में उनके खिलाफ असम में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एक वकील मंजीत चेतिया ने दर्ज कराई है। मंजीत चेतिया ने कहा है कि विपक्ष नेता द्वारा दिया गया ये बयान बिल्कुल भी समझदारी भरा नहीं है। भारतीय राज्यों के खिलाफ लोगों को भड़काना कानून की नज़र में जायज़ नहीं है। I have filed the FIR against Rahul Gandhi because he made a statement that he is fighting against the Indian state itself. That statement made by a leader of opposition is not at all sensible, and inside the instigate the people to wage against Indian state is not at all permissible in the eye of law. And being an advocate and responsible citizen, I have filed this FIR before the Panbaza police station, and FIR was accordingly registered under section 152, 197D of BNS, and law will take its own course. उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में लोगों के बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक जांच की 3 सदस्यीय टीम जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में निरीक्षण भवन पहुंची, जिसमें पूर्व आईपीएस ए.के. जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद भी शामिल हैं। जांच आयोग की टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जांच आयोग की टीम जामा मस्जिद के अंदर
भी पहुंची और निरीक्षण किया। साथ ही शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली से जानकारी भी हासिल की। जो मिलना चाहेंगे, अपनी बात कहना चाहेंगे, वो सुने, जिससे हर को लखनऊ ना आना पड़े। उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा है। सर कितना समय दिया गया सर? यहाँ 4-5 घंटे यहीं रहे। यूपी के शामली में हुए एक मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया। रविवार की देर रात हुए इस मुठभेड़ को लेकर यूपी पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। प्रशांत कुमार ने बताया कि मारे गए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में और उसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मध्यरात्रि के समय एसटीएफ यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पर 1 लाख का इनाम था। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ में हो रही है। इस बैठक में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने भाग लिया। अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए। आज की मीटिंग में समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और अन्य सदस्य, मुतवल्ली एसोसिएशन और वक्फ से जुड़े कुछ और लोगों के साथ भी चर्चा हो रही है। इन बैठकों में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के साथ समिति के दूसरे सदस्य असुद्दीन ओवैसी, ब्रिजलाल और मोहिबुल्ला नादवी भी मौजूद हैं। समिति अब सुझावों पर चर्चा करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद के आगामी सत्र में पेश करेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में अभियुक्त संजय रॉय को निचली अदालत से मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ कलकत्ता में अपील की है। राज्य सरकार ने संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग की है। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले में आरोपी संजय रॉय को अदालत ने कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में भारतीय डाक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, जिसको लेकर नई दिल्ली में भारतीय डाक विभाग द्वारा संविधान के 75वें वर्ष को मनाया गया। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 75 वर्षों में डाक विभाग की सेवा और उसके डाक टिकटों को दर्शाया गया। भारतीय डाक द्वारा इस यात्रा में महापुरुषों के समर्पित डाक टिकटों को भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दुर्गाबाई देशमुख सहित अन्य महापुरुषों के साथ ही संविधान में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्टाम्प के माध्यम से दर्शाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही कार्यक्रम में आए हुए छात्रों से चर्चा भी की। If you look at the current generation, everybody is rapidly moving with the social media. The historic concept of
writing letters, which has much more human touch, has been missing. And postal cards have a lot of value to convey our emotions. So the concept of this one is that is one. And the second issue is, we forget when everything is going well, all the sacrifices that our people have done historically at the time of independence and before. So this is an exercise to remind them, the people who have fought for equality, justice. स्विट्जरलैंड के दावोस में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सेशन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भाग लिया। नायडू ने गरीबी, भुखमरी और अन्य सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल से P4 मॉडल की दिशा में कदम बढ़ाने की वकालत की। P4 मॉडल का मतलब है सार्वजनिक, निजी और जन भागीदारी, जो सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू ने CII के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा पर वैश्विक नेतृत्व केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। Originally, we used to work PPP model. P3 I can say, public-private partnership. Either infrastructure, power or industry or education, everything. Now I am saying P4 model. Public, private, people partnership. It is everybody's responsibility. Society is giving everything for us. We are all here because of society. There is poverty. There are inequalities between haves and have-nots. It is growing. But ultimately, people as capital, zero poverty is the goal. How to reduce inequalities continuously. It is the responsibility of everyone. As policymakers, my responsibility. As corporate leaders, it is equally your responsibility. All of us will join together how to make India without any poverty. Equal opportunities, better living standards, that is our goal. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही आज करीब 80 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकालने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए। इस कदम का मतलब है कि अमेरिका 12 महीने के भीतर संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाएगा और इसके काम के लिए सभी वित्तीय योगदान बंद कर देगा। उन्होंने बताया कि अपनी आबादी के हिसाब से अमेरिका WHO को बहुत ज़्यादा पैसा देता है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसकी तुलना चीन की आबादी और उसके द्वारा WHO को दी जा रही फंडिंग से करें तो पाएंगे कि इसमें काफ़ी अंतर है, जो सरासर गलत है। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश में ट्रंप ने अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को भी खत्म कर दिया। उन्होंने इस आदेश को बहुत महत्वपूर्ण करार दिया और कहा कि कई दशकों से इसे लागू करने की मंशा थी। इस आदेश से अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड और पासपोर्ट जैसे नागरिकता दस्तावेज नहीं जारी किए जाएंगे। राजधानी नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कर्तव्य पथ का आसमान लड़ाकू विमानों की तेज आवाज से गूंज उठा। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट किया। वायुसेना के इन विमानों ने हैरत अंगेज करतब से वहां मौजूद दर्शकों को हैरान कर दिया। और बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी खबरों की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने देश और दुनिया से करोड़ों लोग आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 में एक जिला एक उत्पाद यानी OUP की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे कारीगरों को वैश्विक बाजार मिल रहा है। इस प्रकार महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि उद्यमियों के लिए व्यापार का एक विशाल मंच भी बन चुका है। महाकुंभ में देश विदेश से लोग आकर हस्तशिल्पियों के उत्पादों को पसंद कर रहे हैं और उन्हें खरीद भी रहे हैं।
तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार, मारे गए करीब 2 दर्जन नक्सली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में नक्सलवाद गिन रहा आखिरी सांसें, करेंगे नक्सलवाद के खिलाफ मिल रही सफलता पर चर्चा। दिल्ली में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र का दूसरा भाग, युवाओं पर फोकस। दिल्ली